चलिए, आपका नेक्स्ट टॉपिक है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल कारक। ठीक है। और अनुवांशिकी मतलब क्या होता है कि अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण की प्रक्रिया कहलाता है आपका अनुवांशिकी, जिसको अनुवांशिकता कहते हैं ना। और वंशागति होती है, वंशागति, एक वंशागति भी आती है। वंशागति किसको कहते हैं? वही एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी पर लक्षणों का स्थानांतरण की प्रक्रिया वंशागति कहलाता है। ये आपका टॉपिक में नहीं है। आपका मेन टॉपिक है सिकल सेल कारक। ये जो सिकल सेल जो रोग होती है ना, उनके जो कारक होते हैं उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। या सिकल सेल या सिकलिन क्या है, ऐसा कुछ क्वेश्चन बनता है ना, इनकी अनुवांशिकी। इसके लिए आपको मैं छोटी छोटी बात बताता हूँ। जैसे कि हमारे शरीर में कुल कितने 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े, है ना। उनमें से जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ऑटोसोम। तो आप जानते हो ऑटोसोम मतलब होता है दैहिक गुणसूत्र, दैहिक गुणसूत्र। और जो एक जोड़ा होता है ना, एक जोड़ा को हम लोग बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र, है ना। ये आप जानते हैं। ओके, मतलब कुल कितने 22 जोड़ा, अरे 23 जोड़ा। ठीक है, ये 2 है मतलब एक जोड़ा है ना। और एक्चुअली में देखें तो 22 जोड़ा मतलब कितना 44, और ये 2 44 2 कितना हो गया 46। मतलब मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं और 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। ठीक है। अब सिकल सेल एनीमिया के लिए आपको बता देता हूँ कि जैसे कि पहला नंबर का जोड़ा, दूसरा नंबर का जोड़ा, तीसरा ऐसा होते होते कुल 23 जोड़ा जाता है। 23 जोड़ा बताया ना मैंने। तो पहला का भी अलग अलग कार्य होता है। ये 1 से लेकर 22 तक ये दैहिक गुणसूत्र है ना, जिसका कुछ ना कुछ कार्य होता है। जैसे पहला नंबर का कुछ करता है, दूसरा नंबर का जोड़ा है वो शरीर के दैहिक लक्षण को निर्धारित करता है, तीसरा है दैहिक लक्षण को निर्धारित करता है, मतलब कोई ना कोई लक्षण को निर्धारित करता है। इसी तरह हम लोग ज़्यादा जाएंगे तो 11वें नंबर का जो गुणसूत्र है, कौन सा गुणसूत्र? ऑटोसोम्स। 11वें नंबर के जो गुणसूत्र है उस गुणसूत्र में हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनाने का क्या पाया जाता है? कारक पाया जाता है। 11वें नंबर के गुणसूत्र में हीमोग्लोबिन बनाने का क्या होता है? कारक पाया जाता है। ठीक है। सब गुणसूत्र है कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। जैसे कि 23वां नंबर देखें तो 23वां नंबर का गुणसूत्र का कार्य होता है लिंग का निर्धारण। किसका निर्धारण करता है वो? लिंग का। ये लिंग निर्धारण आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है। और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है। चलिए, तो सिकल सेल क्या है? सिकल सेल क्या है ना, तो मैं पहले जो नॉर्मल जानकारी दे रहा हूँ उसको आप लोग समझ जाना, है ना। कि सबसे पहले क्या होता है कि मनुष्य के जो 11वें नंबर के अलिंग गुणसूत्र हैं, अभी बताया मैं 11वें नंबर का ना, तो मनुष्य के जो 11वें नंबर के जो ऑटोसोम्स है उस ऑटोसोम्स में, ठीक है, ऑटोसोम्स में हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनाने के कारक पाए जाते हैं। मान लीजिए हम लोग कारक को प्रदर्शित करें तो कैपिटल आर और कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, मान लीजिए, है ना। तो ये जो कारक है, एक क्या है? कारक। आर फॉर ऋतु नहीं होता है ना, आर फॉर कारक, आर फॉर क्या होता है आप जानो। चलिए ठीक, छोड़ो उसको। इसको हम लोग मान लेते हैं कैपिटल आर और कैपिटल आर, मान जाए कारक मान लिए, है ना। चलिए, तो हम लोग क्या माने कि मनुष्य के जो प्रोटीन बनाने वाले कारक पाए जाते हैं, हम लोग आर मान रहे हैं। मतलब जहाँ पर कैपिटल आर है वो क्या करेगा? मनुष्य के जो हीमोग्लोबिन है उस प्रोटीन को बनाने का कार्य करेगा। ये जो कैपिटल आर कारक है, ये कारक सामान्य स्थिति में सामान्य हीमोग्लोबिन प्रोटीन व लाल रक्त कोशिका को गोल आकार प्रदान करता है। इसका मतलब ये है कि जो सामान्य स्थिति है, मतलब कुछ अगर कोई स्थिति विपरीत नहीं है, मतलब कहा जाए मनुष्य एकदम स्वस्थ है, उस स्थिति में ना ये जो कारक होता है, ये कारक है सामान्य स्थिति में क्या करता है? सामान्य प्रकार का हीमोग्लोबिन का उत्पादन करता है। हीमोग्लोबिन तो आप जानते हो रक्त में पाई जाती है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन का उत्पादन करता है और लाल रक्त कोशिकाएं मतलब रेड ब्लड कार्पकल्स को कौन सा आकार प्रदान करता है? गोलाकार प्रदान करता है। और हम लोग तो जानते हैं कि जो रक्त का जो आकार होता है गोलाकार होता है ना, ये याद रखना। ठीक है। अधिकतर हम लोग ऐड में देखे होंगे, टीवी में दिखाते हैं कि रक्त का जो ये होता है आकृति होती है वो क्या होता है? गोलाकार होता है। ठीक है, उसके कोशिका का आकार गोलाकार होता है। तो ये क्या होता है कि सामान्य स्थिति में जो कारक है सामान्य स्थिति में सामान्य हीमोग्लोबिन का प्रोटीन को उत्पादन करता है और लाल रक्त कोशिका को कौन सा आकार प्रदान करता है? गोलाकार प्रदान करता है। और यदि इन्हीं कारक में कोई परिवर्तन हो, मतलब इस कारक में जैसे कि एक गुणसूत्र है, गुणसूत्र में कौन है? जीन है। पहला गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र में कौन होता है? जीन होता है। जीन मतलब एक प्रकार से कहा जाए कारक। यदि इसी कारक में कोई परिवर्तन हो, अब कारक में परिवर्तन हो गया मतलब जो हीमोग्लोबिन बनाता है उसी कारक में अगर परिवर्तन हो रहा है तो हीमोग्लोबिन में भी परिवर्तन होगा, है कि नहीं। जिस कारक के माध्यम से हीमोग्लोबिन बनाया जा रहा है भाई, और वही कारक अगर चेंज हो गया,
है ना। तो जो हीमोग्लोबिन बनाई जा रही है, क्रिएट की जा रही है, जो हीमोग्लोबिन बनाया जा रहा है वो हीमोग्लोबिन भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। और जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उसको कौन सा आकार प्रदान करता था, गोलाकार। तो गोलाकार रहेगा क्या, नहीं रहेगा। ठीक है, इसी को बताया गया है कि यदि इस कारक में कोई परिवर्तन हो तो हीमोग्लोबिन की संरचना में भी क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। ठीक है, इस कारक में अगर क्या हो, परिवर्तन हो तो हीमोग्लोबिन की संरचना में भी क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। अर्थात जो रक्त कोशिकाएं हैं गोल की जगह हास्याकार होने लगेगी। हास्याकार क्या होता है उसको बताता हूँ। इसको गोलाकार बोलते हैं और ऐसे बनेगा हास्याकार। कौन सा कार है, हास्याकार। ठीक है, यदि इस कारक में कोई परिवर्तन हो तो हीमोग्लोबिन की संरचना में भी अंतर हो जाएगा। जो हीमोग्लोबिन बनाएगा उसके संरचना में अंतर हो जाएगा। और रक्त कोशिकाएं हैं, लाल रक्त कोशिकाएं हैं, वो गोल की जगह कौन सा आकार होने लगेगी, हंसिया आकार होने लगेगी। यह स्थिति सिकल सेल एनीमिया को प्रदर्शित करता है। अर्थात जिस मनुष्य के शरीर में, जैसे कि हमारे शरीर में अधिक तरह से गोलाकार होता है, ये क्या है, रक्त कोशिकाएं, लेकिन वहीं पर ना उस कारक के माध्यम से जो गोलाकार है वो कौन सा कार हो जाता है, हंस्याकार हो जाता है। इस स्थिति में ना मनुष्य किससे ग्रसित हो सकता है, अर्थात कौन सी स्थिति में सिकल सेल एनीमिया होगा, जब रक्त कोशिकाएं कौन सी आकार हो जाएगी, हंस्याकार हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें ये मत समझना कि सभी कोशिकाएं हंस्याकार हो जाएगी, उस स्थिति में व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता ना। ठीक है, मतलब लगभग कहा जाए कुछ मात्रा में गोल भी रहेंगे और अधिकतर हंस्याकार भी रहेंगे, ऐसा कुछ अलग अलग तरीके से रहेंगे। ठीक है, ओके, चलिए। तो यदि इस कारक में कोई परिवर्तन हो तो हीमोग्लोबिन की संरचना में भी अंतर हो जाएगा। अर्थात रक्त कोशिकाएं गोल की जगह कौन सा आकार होने लगेगी, हंस्याकार होने लगेगी। ठीक है, इस स्थिति को हम लोग कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। अब देखिए, अब हम लोग नॉर्मल ये जानकारी देना है, ये सब जानकारी ही बस, कुछ नहीं। और यहाँ सामान्य हीमोग्लोबिन, जैसे कि यहाँ से यहाँ काट दो, सामान्य हीमोग्लोबिन है, सामान्य हीमोग्लोबिन एवं जो गोल आकार के जो रक्त कणिकाएं हैं, सामान्य हीमोग्लोबिन एवं गोल रक्त के कोशिका, इसको कोशिका लिख देते हैं, कोशिका का जीवन काल है वो 100 से 120 दिन होता है। मतलब हर दिन कोशिका, हर टाइम कोशिका जीवित नहीं रहती, ये भी याद रखना। कोशिका मरती है फिर जीवित नया रूप धारण करती है, सॉरी मतलब कहा जाए कि वो ना कोशिका बन जाता है, नए कोशिका बन जाते हैं हमेशा। तो सामान्य हीमोग्लोबिन उत्पादन करने वाले जो कोशिका होती हैं, ठीक है, उस कोशिका या का जो जीवन काल होता है वो 100 से 120 दिन होता है। मतलब 100 से 120 दिन तक वो कार्य करेगा। अच्छा, ये हीमोग्लोबिन या गोल रक्त कोशिका का कार्य क्या है, इसका कार्य है कि ऑक्सीजन का संवहन, किसका संवहन करेगा, ऑक्सीजन का। तो 100 से 120 दिन तक अगर रहेगा तो अधिक मात्रा में संवहन करेगा, सीधी से, है ना। चलिए, लेकिन जो हंस्याकार रक्त कोशिका है ना, हंस्याकार रक्त कोशिका की जो जीवन अवधि होती है वो कितने दिन होती है, 15 से 20 दिन। ये कितने दिन होती है, 100 से 120 दिन होता है। अब केवल 15 से 120 दिन में मर जाती है, मार जाए कोशिका, तो व्यक्ति को तकलीफ होगा, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है वही क्या करता है, रक्त का संवहन करता है। अगर रक्त का संवहन नहीं होगा तो दिक्कत होगी मनुष्य को। ठीक है, तो सामान्य हीमोग्लोबिन है वो सामान्य हीमोग्लोबिन एवं गोलाकार के जो रक्त कोशिकाएं हैं उनका जीवन अवधि या जीवन काल 100 से 120 दिन होता है, जबकि जो हंस्याकार रक्त कोशिकाएं हैं उनकी जीवन अवधि है 15 से 20 दिन होता है। ठीक है, जो हंस्याकार रक्त कोशिकाएं हैं उसकी। अब देखिए, चूँकि जो हंस्याकार हैं, हंस्याकार रक्त कोशिकाएं हैं, उस हंस्याकार रक्त कोशिका में O2 ग्रहण करने की क्षमता बहुत ही कम होती है। मतलब क्या बोला जा रहा है कि O2 को पहले ग्रहण करता है ना, ग्रहण करने के बाद शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाता है, ये भी याद रखना। ठीक है, ओके। तो इसमें ग्रहण करने की क्षमता कम होती है। अब यहाँ सामान्य हीमोग्लोबिन बनाने वाले कारक को किससे दर्शाएंगे हम लोग, कैपिटल आर से दर्शाया गया है। ये बताया गया है आपको नॉर्मल कि सामान्य हीमोग्लोबिन बनाने वाले कारक को हम लोग किससे दर्शाते हैं, कैपिटल आर से दर्शाया गया है चित्र में। ठीक है, तथा जो स्मॉल आर अवस्था है इसको घातक कारक के रूप में दर्शाया गया है। हम लोग जो दर्शाया उसको बता रहे हैं ना। तो आपको बताया था हूँ स्मॉल आर इस अवस्था में मनुष्य सामान्य होगा, याद रखेगा। और स्मॉल अवस्था में मनुष्य रहेगा रोगी। ठीक है, इसमें रहेगा नॉर्मल एंड ये डिसेस पेशेंट। चलिए, अच्छा एक चीज़ और, कैपिटल स्मॉल होगा तब इस स्थिति में तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना। तो ये प्रभाविता नियम मैंने पढ़ा दी है। प्रभाविता नियम में जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर के ऊपर क्या हो रहा है, प्रभावी। मैं हमेशा कैपिटल आर स्मॉल आर मानूंगा, ऐसा नहीं कीजिएगा। मैं कैपिटल टी स्मॉल टी भी मान देता हूँ, क्या जगह कैपिटल पी स्मॉल पी। ठीक है, इसमें आप दिक्कत नहीं होना है ना। ओके, तो यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर है, मतलब कैपिटल आर प्रभावी है, कैपिटल आर सामान्य है ना, और स्मॉल आर क्या है, रोगी है। तो सामान्य और रोगी दोनों एक जगह है।
तो इसलिए उसका बीच का हो जाएगा। तो बीच का इसका मतलब होता है वाहक। क्या बोलते हैं? वाहक। वाहक मतलब क्या होता है? ले जाने वाला। ठीक, यहाँ ऐसा दिखेगा आपको कैपिटल आर स्मॉल आर, तो आप क्या लिखोगे? वाहक लिखोगे। ठीक है, अब वाहक कैरियर, कैरियर बोलेंगे इसको। ठीक है, ओके। चलिए अब चलते हैं हम लोग वंशागतिकी में, है ना। जो ये जो सिकल सेल एनीमिया है कि उसकी वंशागतिकी कैसे होती है। ठीक है, मतलब जो सिकलिंग रोग है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाती है, ये आप लोग जानते ही हैं, है ना। तो कैसे होती है? देखिए, मैंने बताया कैपिटल और कैपिटल आर स्थिति में क्या रहेगा? सामान्य। कैपिटल स्मॉल आर की स्थिति में वाहक रहेगा, और स्मॉल आर स्मॉल की स्थिति में रोगी रहेगा, है ना, डिसीज पेशेंट। चलिए, तो मैं बहुत सारे उदाहरण से समझा सकता हूँ उसको, केवल एक उदाहरण से समझाऊंगा। लेकिन जैसे कि हम लोग कैपिटल आर स्मॉल आर ले लेते हैं, है ना। ये हो गया अनइफेक्टेड कैरियर फादर, अनइफेक्टेड कैरियर फादर मतलब अप्रभावी कैरियर मतलब वाहक, वाहक पिता। मैंने बताया कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ पर देते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, तो अनइफेक्टेड कैरियर मदर, MOTHER सॉरी, है ना। तो अप्रभावित वाहक माता। ये आपको समझ आया कहाँ क्या लिया। अब ऐसा नहीं कि केवल वाहक पिता और वाहक माता को लेंगे। ठीक है, आगे और बताऊंगा, मैं आपको सवाल दूंगा, इसको आप हल करके दिखाना। चलिए, तो यहाँ से हम लोग वंशागति कैसे पढ़ते हैं, ये माजे गैमिट्स ले लेते हैं, है ना। ये इसको मानते हैं हम लोग पेरेंट, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये गैमिट। जब आप बारे में चले जाओगे तो इसमें केवल एक एक गैमिट्स में हम लोग काम कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर दोनों गैमिट्स के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि क्रॉसिंग आप अभी सीखे नहीं हो। क्रॉसिंग कैसे करवाना, देखिए उसको। क्रॉसिंग करवाने का एक अलग तरीका है। ठीक है, इस तरीका को देखना एकदम सिंपल है। अगर आप बार बार इसको रिपीट करते जाओगे तो समझ जाओगे एक बार में, है ना। चलिए, ये पहला लकीर यहाँ ले जाओ, दूसरा लकीर यहाँ ले जाओ, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये ले जाओ, इसमें ये ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, क्या समझे? अभी समझे नहीं है, आगे बढ़ते हैं, है ना। ये वाला जो आर दिख रहा है, ये जो एक आर है ना, एकदम सिंपल भाषा में बता रहा हूँ एकदम, कि जो ये एक जगह से आपको दो जगह ही ले जाना है। मतलब एक गैमेट से दो संतानें तक जाएगी, इससे दो जगह, तीन जगह नहीं जाएगा, ऐसे करके तीन जगह नहीं जाएगा, समझ आया। यहाँ से भी दो जगह, यहाँ से भी दो जगह। तो अब इसको कहाँ ले जाना है, ये तो आपको याद हो गया हम दोनों। अब इसको ऐसे ले जाना है, इसमें एक, और एक ले जाना है इसमें, हो गया। एक ले जाना है इसमें, एक ले जाना है इसमें, समझ आया। अब इस स्थिति में कौन रोगी होगा, कौन वाहक होगा, तो इसको हम लोग देखते हैं, है ना। और आप ये भी जानते हो कि मनुष्य में 50% लड़की और 50% लड़का होने की संभावनाएं होती हैं। ये आगे मैं लिंग गुणसूत्र और लिंग का निर्धारण में बताऊंगा। ठीक है, आगे बताऊंगा, उसका लिंक हो सके तो दे दूंगा। चलिए, तो इसमें अब क्या होता है उसको देखिए ना। अब यहाँ से जो डिटेल्स कर रहा हूँ उसको अच्छा समझना। ये हो गया कैपिटल आर, तो आपको ले जाना है कैपिटल आर यहाँ। ठीक है, समझ आया। ये और कैपिटल आर यहाँ पर गया है, एक कैपिटल आर ले दो। इधर से देखो, स्मॉल आर गया है, स्मॉल आर गया है, तो सामने वाला मत डालो, स्मॉल आर पीछे डालना है। ठीक है, स्मॉल आर इधर से स्मॉल आर डाल दो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो ये दोनों का काम खत्म हो गया। इसको देखते हैं, यहाँ से एक कैपिटल आर गया है, कैपिटल आर डाल दीजिए। यहाँ से कैपिटल आर गया है, इसमें कैपिटल आर डाल दीजिए। यहाँ देखो, यहाँ एक स्मॉल आर गया है, स्मॉल आर डाल दीजिए। यहाँ देखो, यहाँ एक स्मॉल आर गया है, स्मॉल आर गया। तो क्या प्राप्त हुआ? कैपिटल आर, ये हो गया सामान्य। ठीक है, नॉर्मल। ये हो गया कैपिटल स्मॉल आर, कैरियर। कैरियर मतलब वहाँ का मैंने बता दिया था। कैपिटल स्मॉल आर मतलब कैरियर, और स्मॉल मतलब क्या होगा? पेशेंट, रोगी। तो एक, और ये दोनों सेम है ना,
2 और ये 3 प्रकार की संतानें प्राप्त हुई। तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, यदि यहाँ पर क्वेश्चन भी बना देता हूँ यहाँ पर ऊपर में कि यदि अप्रभावित वाहक पिता एवं अप्रभावित वाहक माता के बीच, ठीक है, यदि मैरिज होती है, अर्थात डायरेक्टली लिखते हैं वहाँ पर, कोई हंसने की बात नहीं है, शादी होती है या फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, तो उस समय बनने वाले जो संतानें हैं उसकी वंशागतिकी को समझाइए, ऐसा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब आपको एक बता देता हूँ कि वाहक पिता, अब मान जाए सामान्य पिता, मान लो जाए सामान्य पिता और वाहक माता के बीच क्रॉस करवाइए, यही नियम से आपको क्रॉस कराना है। ठीक है, तो हो सके तो आप सवाल बना लेना, है ना, सामान्य फादर एवं वाहक माता के बीच सिकल सेल की लक्षण की वंशागति को समझाइए। और क्वेश्चन भी हो सकता है कि वाहक पिता एवं सामान्य माता के बीच सिकल सेल एनीमिया की वंशागति को समझाइए। ठीक है, ओके। तो और कुछ डाउट हो तो आप संपर्क कर सकते हैं मेरे नंबर में, है ना, और यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हो बायोलॉजी क्लासेस विथ बलराम साहू।